मध्य प्रदेश में एक सरकारी एग्जाम स्कैम हुआ, पर यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इससे जुड़े लोग एक एक करके मरने लगे। इसे व्यापम स्कैम कहते हैं। मतलब पैसे दो और कॉलेज या सरकारी नौकरी की सीट खरीद लो। पर असली डर इस धोखाधड़ी का नहीं था, बल्कि उन रहस्यमयी मौतों का था जो इसके बाद शुरू हुई। एक अजीब पैटर्न दिखने लगा। अचानक होते हादसे और सुसाइड्स। मरने वाले ज्यादातर या तो गवाह थे या आरोपी, और मौत की वजह भी अजीब तरह से एक जैसी थी। जरा सोचिए, साल 2010 जून का महीना, जगह रायसेन जिला। वहां घोटाले से जुड़े 3 बिचौलिए 3 अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। पर जो सबसे डरावनी कहानी है वो है 19 साल की नम्रता डामोर की। स्कैम में पूछताछ के कुछ ही दिन बाद उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। पुलिस ने तो केस बंद कर दिया, कहा सुसाइड है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी कुछ और ही थी। एक डॉक्टर ने साफ कहा था यह सुसाइड हो ही नहीं सकता, उसका गला घोटा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि सीबीआई ने भी इसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया। अब खतरा सिर्फ घोटालेबाजों पर नहीं था, जो भी सच के करीब पहुंचता वो निशाने पर था। एक जर्नलिस्ट थे अक्षय सिंह, वो नम्रता के परिवार का इंटरव्यू करने गए थे। इंटरव्यू के ठीक बाद अचानक उनके मुंह से झाग निकला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और ठीक अगले ही दिन जांच में मदद कर रहे एक डीन की लाश दिल्ली के एक होटल में मिली। केस की फाइलें तो बंद, पर सवाल वो आज भी जिंदा है। व्यापम स्कैम से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की रहस्यमयी हालात में मौत हो चुकी है, और सरकारी रिकॉर्ड में इन मौतों की वजह एक्सीडेंट, सुसाइड या कोई बीमारी। तो सवाल ये है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश। एक हाई प्रोफाइल मौत, 5 साल की जांच और इतने ट्विस्ट्स कि सच क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कहानी शुरू होती है मुंबई की एक रात से। 8 जून 2020, 28 साल की सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन अपने फियांसे और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो 14वीं मंजिल से नीचे गिर गई। मुंबई पुलिस ने फाइल की एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, ऑफिशियल कहानी का पहला पन्ना। पुलिस की थियरी, या तो सुसाइड या हादसा। कहा गया कि वो नशे में थी और काम को लेकर परेशान थी। लेकिन ठीक 6 दिन बाद एक और शॉकिंग खबर आई, उनके एक्स क्लाइंट सुशांत सिंह राजपूत की मौत। इस कनेक्शन ने सब कुछ बदल दिया। केस तो बंद हो गया, पर अफवाहें नहीं। और फिर ट्विस्ट वहां से आया जहां से किसी ने सोचा नहीं था। दिशा के अपने पिता, जो पहले जांच से खुश थे, अब उनके इल्जाम ने सबको हिला दिया। मर्डर, रेप और पॉलिटिकल कवर अप। उनका दावा है कि इस साजिश का सबूत खुद दिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। पोस्टमार्टम में 60 घंटे की देरी हुई। सवाल ये है, आखिर क्यों? रिपोर्ट में लिखा था सर पर गहरी चोट, पर फोटोज में चेहरा बिल्कुल ठीक था। ये कैसे हो सकता है? और फिर उनके आरोपों की सुई सीधे घूमी एक बड़े पॉलिटिकल नाम की तरफ। जब लगा कि ये मर्डर है, तभी एंट्री हुई सीबीआई की, और कहानी एक बार फिर पलट गई। सीबीआई ने भी केस को सुसाइड ही बताया, पर उनकी बताई वजह सबसे शॉकिंग ट्विस्ट था। सीबीआई के मुताबिक दिशा अपने ही पिता के धोखे से टूटी थी। उनकी कमाई का गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो अब 2 कहानियां हैं, एकदम अलग। एक तरफ मर्डर का इल्जाम, दूसरी तरफ सीबीआई की उंगली खुद पिता पर। सोचिए, मुंबई पुलिस, सीबीआई और अब एसआईटी, 3 एजेंसीज, पर नतीजा सिर्फ कंफ्यूजन। हालात ऐसे हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट को पूछना पड़ा, 5 साल हो गए, अब तक जांच क्यों? तो आखिर हुआ क्या था? सुसाइड, हादसा या एक सोचा समझा मर्डर? 5 साल, एक मौत, और सवाल आज भी वही हैं। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, एक हंसता खेलता परिवार, और फिर आई वो एक रात जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 1 जुलाई 2018 इतवार की सुबह चुंडावत परिवार की दुकान बंद थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस घर के अंदर 11 लोग थे, पर उनमें से एक भी सांस नहीं ले रहा था। जब पुलिस अंदर पहुंची तो जो देखा उससे उनके भी होश उड़ गए। आखिर उस घर में हुआ क्या था? 10 लाशें एक ही जाल से लटकी हुई थीं। हाथ बंधे, आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप। घर की सबसे बुजुर्ग 77 इयर्स की नारायणी देवी दूसरे कमरे में मिली। उनकी मौत गला घुटने से हुई थी। रिश्तेदारों का कहना था ये कत्ल है। हो भी क्यों ना, परिवार ने तो 13 दिन पहले ही सगाई मनाई थी। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी के संत नगर की, जहां ये परिवार बाहर से एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। फिर पुलिस को तलाशी में कुछ ऐसा मिला जिसने केस का रुख ही बदल दिया।
घर से 11 डायरियां मिली थीं। उन डायरीज में लिखा था, मैं आऊंगा और सबको बचा लूंगा। इसका मतलब वो मरना नहीं चाहते थे। डायरी में इसे बड़ तपस्या कहा गया, बरगद के पेड़ की तरह लटक कर मोक्ष पाने की एक अजीब रस्म। ये सब कुछ परिवार का छोटा बेटा ललित लिख रहा था। उसका कहना था कि उसके मरे हुए पिता उससे बात करते हैं। यह सिलसिला 11 साल से चल रहा था। जब पिता की आत्मा से ललित की आवाज लौटी तो सबने मान लिया। धीरे धीरे ललित की हर बात परिवार के लिए भगवान का आदेश बन गई। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इसे साइकोलॉजी में शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब जब एक का वहम पूरे परिवार का सच बन जाए। जब ये बातें बाहर आईं तो मीडिया में हंगामा मच गया और एक थ्योरी थी 11 पाइपों की। कहा गया कि घर की दीवार पर लगे 11 पाइप 11 मौतों का इशारा थे, कोई सुपरनैचुरल कनेक्शन। पर सच तो ये था कि इन पाइपों का केस से कोई लेना देना ही नहीं था। ये बस एक अफवाह थी। आखिर में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, ये सुसाइड नहीं बल्कि एक रस्म के दौरान हुआ एक भयानक हादसा था। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट ने भी यही कहा। परिवार को पूरा यकीन था कि वो बच जाएंगे। उनका इरादा मरना नहीं था। बुराड़ी की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे आसपास बंद दरवाजों के पीछे ऐसे कितने राज दफन हैं। एक ऐसी कहानी जो 16 साल से पूरे देश के लिए एक पहेली बनी हुई है। साल 2008, जगह नोएडा। एक ऐसी रात जिसकी सुबह ने सब कुछ बदल दिया। ये है तलवार परिवार। सक्सेसफुल डेंटिस्ट पेरेंट्स और उनकी 14 साल की इकलौती बेटी आरुषि। पर 16 मई 2008 की सुबह वो परफेक्ट लाइफ हमेशा के लिए बिखर गई। घर के अंदर आरुषि की लाश उसके बेड पर मिली, गला कटा हुआ था। सबसे पहला शक गया घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वो गायब था। मगर अगले ही दिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। मुख्य शकी खुद एक लाश था। तो अब एक घर में 2 लाशें थीं, दोनों का गला एक ही तरह से काटा गया था। इस बीच क्राइम सीन का तमाशा बन गया। पुलिस, मीडिया सब वहां मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन का हाल बेहाल था। पुलिस रोज नए शकी का नाम ले रही थी। बिल्कुल केओस। फिर केस गया इंडिया की टॉप एजेंसी सीबीआई के पास। लगा अब सच सामने आएगा, पर उलझन और बढ़ गई। पहली सीबीआई टीम ने कहा कातिल नौकर हैं। दूसरी टीम ने कहा पेरेंट्स है। जब पुलिस भटक रही थी तब मीडिया ने अपनी अदालत लगा ली। एक नया ट्रायल शुरू हो गया। हर दिन ऐसी हेडलाइंस छप रही थीं जिन्होंने पब्लिक की नजर में फैसला पहले ही सुना दिया था। आखिरकार कोर्ट ने पेरेंट्स को ही दोषी माना, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी थे। जैसे कि बगल के कमरे में सो रहे पेरेंट्स को आखिर कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दिया? और कोई बाहर का कातिल हेमराज की लाश को छत पर ले जाकर छुपाएगा ही क्यों? और लिविंग रूम में मिली स्कॉच की बोतल, उस पर खून के निशान थे। मतलब कातिल वहां रुका था। सबसे बड़ी बात, कत्ल का हथियार और दोनों के मोबाइल फोन कभी मिले ही नहीं। फिर सालों बाद केस में आया आखिरी ट्विस्ट। हाई कोर्ट ने तलवार्स को बरी कर दिया। तो आज 16 साल बाद भी 2 मौत और एक ही सवाल, आखिर कातिल कौन है? एक माँ और उस पर इल्जाम अपनी ही बेटी के कत्ल का। ये कहानी है शीना बोरा केस की। सोचिए, एक लड़की 3 साल तक गायब रहती है और किसी को यहाँ तक कि परिवार को भी खबर नहीं होती। कहानी शुरू होती है अगस्त 2015 में, लेकिन किसी लाश से नहीं बल्कि एक मामूली सी गिरफ्तारी से। पुलिस ने एक ड्राइवर को पकड़ा, नाम था श्यामवर राय। इल्जाम अवैध हथियार रखने का। मगर पूछताछ में उसने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राय ने एक कत्ल की बात कबूली जो 3 साल पहले हुआ था। विक्टिम का नाम था शीना बोरा। पर शीना बोरा थी कौन और कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? यहीं से खुलती हैं रिश्तों की उलझी हुई गांठें। इस उलझे हुए जाल के सेंटर में थी इंद्राणी मुखर्जी, एक जानी मानी मीडिया एग्जीक्यूटिव। और यही था वो सबसे बड़ा झूठ जिसे इंद्राणी ने सबसे छिपाया था। शीना उसकी बहन नहीं, बेटी थी। तो फिर मोटिव क्या था? शायद वो जिंदगी जो झूठ पर बनी थी उसे बचाने की एक हताश कोशिश। पर ये 3 साल पुराना केस था। इसे साबित करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस को जंगल में कंकाल तो मिला, पर क्या वो शीना का था? तो कंकाल से मिले 15 डीएनए मार्कर्स को टेस्ट किया गया इंद्राणी के ब्लड सैंपल के अगेंस्ट, और नतीजा एक परफेक्ट मैच। साइंस ने विक्टिम की पहचान कंफर्म कर दी थी। और सुनिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने शीना की फोटो को खोपड़ी से मिलाया, वो भी मैच हो गया।
और सिर्फ यही केस नहीं, भारत के कई बड़े केस सुलझाने में डीएनए सबूत ही गेम चेंजर रहा है। गुनाह छिपाने के लिए इंद्राणी ने 3 साल तक एक बहुत बड़ा डिजिटल ड्रामा भी किया था, लेकिन फोरेंसिक लैब्स ने सब कुछ रिकवर कर लिया। हर डिलीट किया हुआ ईमेल, हर टेक्स्ट। तो क्या ये सिर्फ एक फैमिली सीक्रेट था या कहानी में पैसों का भी कोई एंगल था? एक और जांच चल रही थी, INX मीडिया केस। इसमें करोड़ों के घोटाले के आरोप थे। इंद्राणी का नाम उस केस में भी था। तो सवाल उठता है, क्या शीना कुछ ज्यादा जान गई थी? देखिए, केस सालों से खिंच रहा है, कई किरदार बेल पर बाहर हैं, लेकिन ट्रायल अभी भी चल रहा है। ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, शीना को किसी ने ढूंढा क्यों? सबकी अपनी अपनी कहानी है। मुख्य आरोपी भी जमानत पर बाहर है, तो असली सच क्या है? इतने सालों बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या शीना बोरा को कभी इंसाफ मिलेगा?